तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं लीग ऑफ नेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए वर्ल्ड वॉर वन मैंने जैसे आपको कहा कि ख़त्म होता है। ख़त्म होने के बाद जो विनिंग कंट्रीज़ है वो लूजिंग कंट्रीज़ पर अपना जो वर्चस्व है, दबाव है, वो बनाने की कोशिश करती है। जैसे यहाँ पर फ्रांस, फ्रांस है, जो यूके है, यूएसए है, इनकी सबकी जीत होती है। एंड देन उसके बाद जो जर्मनी है, जो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है, ये तो बेसिकली कोलैप्स हो जाते हैं। ऑटोमन एम्पायर मतलब बेसिकली ये कोलैप्स हो जाते हैं और छोटे छोटे जो बाकी साम्राज्य है, जो कंट्रीज़ है, वो उभर कर आती है। खासकर यहाँ पर देखा जाए तो जर्मनी जो है उसको काफ़ी हार्शली यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ये सारी ट्रीटीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। और उसी के साथ जो विनिंग कंट्रीज़ है वो ऐसा सोचती है कि यार कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं जिससे कि जो वॉर है वो दोबारा फ्यूचर में ना हो। तो इसीलिए जनवरी 10 1920 को एक लीग ऑफ नेशंस करके जो संगठना है उसकी स्थापना की जाती है। अब ये लीग ऑफ नेशन जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव जैसा हमने देखा कि भाई जो वॉर है ऐसी सिचुएशन दोबारा फिर से ना हो, तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो एम बेसिकली क्या था कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि जैसे जो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है उसके सर्बिया के साथ अगर कुछ इशू थे जिससे कि उसने डायरेक्ट रिजॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट उस पर हमला कर दिया, जिससे कि रशिया जो है उसको बीच में आना पड़ा। एंड देन उसके बाद वेरियस कंट्रीज जो है वो बीच में आ गए एंड इस तरीके से वर्ल्ड वॉर जो है वो हमें देखने को मिला। तो ये ना हो, मतलब जो फ्यूचर में जो वॉर है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उसको सेटल अप किए जाए कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ। जितने भी मेंबर नेशंस है, मतलब ये जो लीग ऑफ नेशन है इसमें जितने भी मेंबर नेशंस रहेंगे वो कलेक्टिवली उस नेशन के अगेंस्ट में एक्ट करेंगे जो वॉर की तरफ बढ़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल जर्मनी जो है अगर वो किसी एक पर भी वॉर करता है तो जितने भी बाकी के नेशन है वो अपने आप जर्मनी के अगेंस्ट में वॉर जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। ये जो एक्शन है अग्रेसर नेशन के अगेंस्ट में, ये यहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू, मतलब भाई उस नेशन के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। इकोनॉमिक सैंक्शन आप सभी को पता है जो अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। यूएसए ने चाइना के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, रशिया के खिलाफ इकोनॉमिक, ये हम सुनते रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो अग्रेसर नेशन है उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो भी लगाया जाए एंड मिलिट्री एक्शन जो है वो भी लिया जाए। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लिया और बस बैठ गए, है ना। यहाँ पर जो मिलिट्री एक्शंस है वो भी यहाँ पर लिए जाए जिससे कि जो इंटरनेशनल पीस है वो मेंटेन रखा जाए, जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रखी जाए, जो प्राइमरी गोल है लीग का। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क, यहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो लिया जाए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मतलब ठीक है, यहाँ पर हमें जो पीस है वो मेंटेन करना है, हमें जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी हम कर लेंगे। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो वो भी हम, मतलब बेसिकली क्या है, जो पिछड़े हुए देश है उनको यहाँ पर आगे लाने के लिए अगर कोई चीज़ की जानी चाहिए तो वो भी हम यहाँ पर कर लेंगे। तो ये बेसिकली एम यहाँ पर लीग ऑफ नेशन का रहता है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें वेरियस ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल्स जो है वो देखने को है। जैसे एक सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल नाम से ही पता चल रहा है भाई ये सिक्योरिटी के बारे में देखेगी। अगर कोई देश किसी और देश के खिलाफ अगर कोई वॉर डिक्लेयर करता है तो बाकी जितने भी मेंबर नेशंस है वो उस कंट्री के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देंगे। पीस कीपिंग फंक्शंस, मिलिट्री वगैरह सब इसके पास रखेगी। जनरल असेंबली यहाँ पर रहेगी। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, यहाँ पर अगर कोई भी दो देशों के बीच में कोई भी मनभेद होते हैं तो उनका निवारण करने के लिए यहाँ पर एक कोर्ट जो है उसकी स्थापना की जाए। सेक्रेटरीट यहाँ पर रखा जाए। कमीशंस और कमिटीज़ जो है उसका यहाँ पर गठन किया जाए। तो ये हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। अब ये लीग ऑफ नेशन की अगर हम मेंबरशिप देखते हैं तो स्टार्टिंग में टोटल 42 मेंबर नेशन जो है वो हमें देखने को मिले थे। एंड बाय 1926, क्योंकि 1920 में इसकी स्थापना होती है, देन बाय 1926 6 साल के भीतर जर्मनी जो है उसको भी मेंबरशिप ग्रांट कर दी जाती है कि ठीक है भाई जर्मनी जो है उसको भी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्यों नहीं, क्योंकि यही वर्ल्ड वॉर वन के लिए कारणीभूत ठहरा था, है ना। देन उसके बाद ये जब आता है तो उसका टोटल मेंबरशिप जो है 55 तक चली जाती है। एंड यहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो भी देखने को मिलती है। अब सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल इसमें टोटल 8 मेंबर जो है वो देखने को मिलते हैं, 8 मेंबर्स, ठीक है। इसमें से 4 परमानेंट मेंबर्स और 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब 4 परमानेंट मेंबर्स मतलब कौन? इसमें हमें ब्रिटेन, इटली,
फ्रांस एंड जापान, ये 4 परमानेंट मेंबर जो है वो देखने को मिलते हैं। आज अगर आप देखोगे यूनाइटेड नेशन हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके 5 परमानेंट P5 मेंबर जिनको कहा जाता है, 5 परमानेंट मेंबर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो क्या आप उन 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 जो परमानेंट मेंबर्स इसके थे, इसमें हमें एक ब्रिटेन तो भाई बॉस था, तो वो तो रहना ही था। यहाँ पर इटली हमें देखने को मिलता है, फ्रांस देखने को मिलता है, जापान देखने को मिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें यूएसए जो है वो देखने को नहीं मिलता है। इवन रशिया जो है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स की, तो 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे जो इलेक्ट किए जाते थे जनरल असेंबली के द्वारा। जनरल असेंबली क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। जनरल असेंबली इनको इलेक्ट करती थी, ठीक है, और इनका टेन्योर जो है वो 3 साल का रहता था। आज भी हमें नॉन परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं, है ना। इंडिया जो है अक्सर नॉन परमानेंट मेंबर में हमें देखने को मिलता है। और ये सब जो भी पॉलिटिकल इशू रहेंगे उसको यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। तो ये था सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका पूरा ब्यौरा। अब यहाँ पर पीस कीपिंग फंक्शन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। पीस कीपिंग फंक्शन मतलब क्या है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके पास अथॉरिटी रहेगी कि वो जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, भले वो नेवल हो, एयर हो, मिलिट्री हो, जो भी मतलब लीग ऑफ नेशन जो है उसमें जो भी मेंबर कंट्रीज़ है उनको जिसकी भी सहायता चाहिए वो यहाँ पर अग्रेसर कंट्री के अगेंस्ट में इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया पीस कीपिंग। अब जनरल असेंबली पर आते हैं। जनरल असेंबली की जब हम बात करें तो मेंबर जो है लीग ऑफ नेशंस के, उसमें जनरल असेंबली जो है वो भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जनरल असेंबली, अब जनरल असेंबली जो है वो एनुअली यहाँ पर मिलेगी, हर साल यहाँ पर मिलेगी, साल में एक बार मिलेगी। और यूनानिमसली डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। जितने भी मेंबर्स हैं असेंबली के उनके पास एक वोट रहेगा, मतलब एक कंट्री उसके पास एक वोट। असेंबली जो है यहाँ पर बेसिकली पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो है वो हमें देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पर पॉलिसी जो भी यहाँ पर इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाना है वो हम पॉलिसी बनाएंगे। इन प्रैक्टिस असेंबली जो है वो जनरल डायरेक्टिंग फोर्स था लीग एक्टिविटीज़ का। जो भी यहाँ पर लीग एक्टिविटी कर रही है उसका एक जनरल डायरेक्टिंग फोर्स था कि क्या यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेंबर्स थे। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ये कोर्ट है, कोर्ट ये सेटअप किया गया था हेग नेदरलैंड में। और ये जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, डील ओनली, यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको, ओनली प्रीलिम्स में कभी कभार हो जाता है ना ओनली, है ना। तो ओनली जब भी आता है हम अक्सर सोचते हैं कि गलत जवाब होगा। तो यहाँ पर ओनली विथ लीगल डिस्प्यूट्स, जो स्टेट्स एंड नॉन पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो है मतलब यहाँ पर बेसिकली जो लीगल डिस्प्यूट्स है दो स्टेट्स के बीच में वो देखा जाता है। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स यहाँ पर नहीं देखे जाते थे। 15 जजेस हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट नेशनलिटीज़ के। और आज भी अगर आप देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के इसमें ये फंक्शन करता हुआ देखने को मिलता है, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहा जाता है। देन सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी जनरल उसका रहता है जो काउंसिल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये जेनेवा में लोकेटेड था, ठीक है। मेंबर जो है उनको जो सेक्रेटरीट है उसके एक्सपेंसेस यहाँ पर देने पड़ते थे। कुछ प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ जो है वो हमें यहाँ पर उनको देखने को मिलती थी। कमीशन कमिटीज़ अगर आप देखोगे तो वेरियस कमिटीज़, मतलब यहाँ पर हेल्थ, लेबर, मतलब क्या है, बाकी अगर हमें कुछ मतलब ये पीस कीपिंग के साथ वो वर्ल्ड वॉर को बचाने के साथ अगर और भी कुछ हमें यहाँ पर करना है तो हम यहाँ पर कर सकते थे। क्या कर सकते थे? डेवलपमेंट जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे? हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो, है ना, इस तरीके से हम यहाँ पर बेहतरी कर सकते थे। अब लीग ऑफ नेशन जो है क्या उसका सक्सेस हुआ? बिल्कुल। हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लेबर ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट सक्सेसफुल इसका पार्ट हमें देखने को मिला है। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो जो मैक्सिमम वर्किंग डेज है वो फिक्स किए गए, मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स किए गए। आज भी हमें देखने को मिलता है कि भाई इतना कम से कम जो है वो लेबर्स को देना ही चाहिए, नहीं तो लेबर्स को पहले लूटा जाता था, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। इसने प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है रशिया में उसको काफ़ी हेल्प किया, ठीक है, जीव्स को काफ़ी हेल्प किया। देन उसके हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो एपिडेमिक रशिया में आए थे, अलग अलग वेरियस कंट्रीज़ में जो भी एपिडेमिक्स आए थे उनको रोकने के लिए काम आया। देन मैंडेट कमीशन थी, मतलब यहाँ पर जो गवर्नेंस है टेरिटरीज़ का उनको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर ये रखा जाता था। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसकी सक्सेस स्टोरीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अब बट ऑब्वियस है कि आज अगर हमें लीग ऑफ नेशन देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ खामियां थी, क्योंकि आज उसकी जगह पर हमें यूनाइटेड नेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो लीग ऑफ नेशन के कुछ फेलियर्स भी रहे हैं, जैसे कि जो लीग है वो यहाँ पर समझ लीजिए कि डोमिनेट था इंग्लैंड, फ्रांस, इन लोगों के द्वारा, है ना। तो इसलिए क्या था, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो कंट्रीज़ है
वो यहाँ पर कुछ मतलब खास देख ही नहीं पा रही थी, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो यहाँ पर जर्मनी के अगेंस्ट में किया था, जर्मनी उससे पहले से ही खफा था। इसे जर्मनी जो है वो उसने डिसाइड किया कि भाई हम लीग को छोड़ रहे हैं, हमको कोई लेना ना वर्ल्ड वॉर 2। बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या था लीग का, कि वर्ल्ड वॉर 1 जैसा हुआ वैसा और कोई वॉर ना हो। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और यही इसका सबसे बड़ा फेलियर था, इसी के वजह से इसको डिसमेंटल जो है वो कर दिया गया, है ना। लीग जो है ये फेल हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़, है ना, ये बेसिकली क्या था कि दूसरे लोगों के यहाँ पर चलने ही नहीं दी जाती थी। एक पॉपुलर यहाँ पर सिनारियो जो है वो रखा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, ये बेसिकली अपना एटीट्यूड चेंज करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इनको दूसरे जो देश थे उन पर अपना कब्जा राज जमाना ही था। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, है ना। लीग फेल्ड हुआ क्योंकि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ वन नेशन वन वोट, इसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम बोलिए, है ना, फ्रांस बोलिए, सोवियत यूनियन बोलिए, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लीग जो है वो यूनिवर्सल बोलता था लेकिन कभी यूनिवर्सल रहा ही नहीं। ये जो डोमिनेटिंग ग्रुप थे उनके ही द्वारा डोमिनेटेड जो है वो हमें देखने को मिला। तो ये कुछ चीज़ें थी। आप इसमें से एग्जाम में अगर 5 पॉइंट भी लिखो तो भी सफिशियंट है कि क्यों लीग फेल हुआ था, अगर आपको इस पर क्वेश्चन आता है। अब इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट हुआ 1930s में वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पावर है जर्मनी, इटली, जापान, है ना, डिक्टेटरशिप जो है वो यहाँ पर आ जाती है। हिटलर, वो सब हमें देखने को मिलते हैं। जापान जो है उसने मंचूरिया कॉन्क्वर्ड कर लेता है 1932 में। हिटलर जो है वो जर्मनी को लीग से बाहर चला जाएगा ऐसा कह लेता है। इटली जो है वो यहाँ पर इन्वेड कर लेता है। मतलब बेसिकली जिसका यहाँ पर लीग जिसके वजह से स्थापना हुई थी वही यहाँ पर उसके अगेंस्ट में कंट्रीज जो है वो जाती है, जिसकी वजह से लीग जो है उसका वर्चस्व खत्म होता जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसको भी ये प्रिवेंट नहीं कर पाता है और इसी के वजह से लीग जो है वो फेल हो जाता है। इवैल्यूएशन अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा फोरम बना था, लेकिन उसने जो भी यहाँ पर रिजॉल्व करने थे डिस्प्यूट्स वो करने में नाकामयाब रहा। लेकिन उसी के साथ साथ जो बाकी जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज सोशल डेवलपमेंट जो है उसमें इसने अच्छा खासा रोल जो है अपना अदा किया था। रिफ्यूजीज़ जो है जो वर्ल्ड वॉर 1 के थे उनका भी काम इसने अच्छे खासा किया था। लेकिन स्टिल वर्ल्ड वॉर 2 होता है। वर्ल्ड वॉर 2 होने के साथ साथ यहाँ पर लीग ऑफ नेशन जो है उसका भी वर्चस्व यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमें लीग ऑफ नेशन जो है वो देखने को मिलता है। लीग ऑफ नेशन अभी नहीं है, इसलिए इस पर इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया करके कोई मतलब नहीं है। फटाफट देख लो उसमें क्या क्या है, रिवाइज कर लो पीडीएफ से, और उसी के साथ साथ जो आगे के चीज़ें हैं उस पर बढ़ जाओ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछना मतलब बहुत लिमिटेड स्कोप बन जाता है। और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि कैसे यूनाइटेड नेशन उभर कर आया, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं जिस पर थोड़ा बहुत रेफरेंस आपको लीग ऑफ नेशंस का देना पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।